हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका कोड है 346 BT। ये वर्ष 2023 का दूसरा सेट है और इस सेट का एक पार्ट हमने सॉल्व किया है जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 तक सॉल्व किए हैं, यानी इसमें जितने भी खंड हमने इनको लगाया है। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 को और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। 3 अंक का है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। चौथे का पहला है, कहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा बताओ। तो क्रांतिक कोण कब बनता है, पहले हम यहाँ आपको एक छोटा फिगर बना के दिखाते हैं। जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ये बात आपको ध्यान रखना है, विरल से सघन की तरफ नहीं, सघन से विरल की तरफ। जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम चलती है तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब लाइट किसी डेंसर से रेयरर मीडियम में चलती है, जैसे मान लो हम इसको सघन माध्यम कह देते हैं, और इसको कह देते हैं विरल माध्यम। अब मान लो लाइट की किरण ऐसे आ रही है, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गया आपतन कोण, जिसे हम आई कहते हैं। यहाँ क्रांतिक कोण के केस में उसे C से दिखाया जाता है, क्रिटिकल एंगल। तो जब लाइट सघन से विरल की तरफ जा रहा होता है तो एक ऐसा आपतन कोण भी होता है। जब लाइट जो अपवर्तक पृष्ठ है उससे होके गुजर जाती है, यानी पूरा का पूरा जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है, यानी R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। ये हर केस में नहीं होता है क्योंकि अलग अलग इसमें एंगल रहेगा तो अलग अलग यहाँ पे आएगी। जब लाइट सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब को छोड़ती हुई दूर भागती जाती है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसके कोण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा पोजीशन भी आता है कि उस आपतन कोण पर R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, तो हम इसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। तो आइए इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, चाहे तो आप उसे आगे लिख सकते हो। इसी में एक और पार्ट था इसी प्रश्न में, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, उसके बारे में भी कुछ बताओ।
प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ये जो नेटवर्क वगैरह आता है लैंडलाइंस के थ्रू, नेटवर्क जो आता है जो पानी में अक्सर बिछाया जाता है, इसको समुंदर के रास्ते नेटवर्क एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए, तो यही होता है, ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। लेजर में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शरीर के अंदर मान लो हमें अगर विकिरण भेजना है तो हम प्रकाशिक तंतु का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें कहा है इसकी कार्यविधि के बारे में बताओ, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको इसकी डिजाइन बना के दिखाते हैं। ये 3 लेयर में होता है, मतलब एक पाइप होती है और वो पाइप 3 लेयर में होती है। कैसे होती है, हम मान लो उसका एक काट बना रहे हैं। जैसे ये मान लो एक लेयर हो गया पाइप का, ये इसी के ऊपर एक और लेयर चढ़ी होती है। तो हम यहाँ थोड़ा दूर से उस लेयर को बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, मतलब मान लो पाइप को आप थोड़ा सा ऊपर से छीलोगे तो एक और आपको लेयर मिलेगा, और इसके ऊपर भी एक और लेयर होती है। 3 लेयर में ये होता है। ये वाला जो होता है इसे हम कोर या क्रोड कहते हैं, इसे हम क्लैडिंग बोलते हैं और इसे रक्षक बोलते हैं। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये कोर या क्रोड है और ये क्लैडिंग इसको बोलते हैं, और ये इसके ऊपर का एक सुरक्षा के लिए आवरण लगाया जाता है। ये तीनों एक के ऊपर होते हैं। मान लो हमने कट करके दिखा दिया। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग जो सबसे अंदर होता है, या तो ये शीशे का बनाया जाता है या फिर प्लास्टिक का बनाया जाता है। जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे ये बनाया जाता है। और ये वाला जो होता है, ये वाला पदार्थ, ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कोई दृढ़ पदार्थ हो उससे इसको बनाते हैं, और इसके अपवर्तनांक को इसकी अपेक्षा कम रखते हैं। जैसे मान लिया कि इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं ये N1 है, इसका अपवर्तनांक मान लो हमने 1.5 लिया, यानी जिस कांच से या जिस प्लास्टिक से बनाया, तो इसका अपवर्तनांक इससे थोड़ा सा कम लेना। जैसे हमने मान लो ले लिया 1.4548, ऐसे कुछ करके इसका अपवर्तनांक थोड़ा सा कम रखना, यानी इसे सघन माध्यम बनाना है और इसे विरल माध्यम बनाना है। और ये वाला जो होता है, ये होता है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, और ये विद्युत रोधी होता है। मतलब ये बाहर से, मतलब ये चीज़ अगर किसी केमिकल वगैरह के कांटेक्ट में आए तो ये चीज़ खराब ना होने पाए, या फिर इसके अपवर्तनांक में बदलाव ना हो जाए। इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए सबसे बाहरी लेयर होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे एक और चित्र बना के दिखाते हैं, जो कि किताब में अक्सर मिलता है। ये हम बना रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने बनाया है इसको। और ये है वो अंदर वाली जिसे हम कोर कहते हैं। ये वाला जो है ये कोर या क्रोड है, इसको बोलते हैं, और इसका नाम है क्लैडिंग। तो ये ऊपर वाला भाग है, इसका अपवर्तनांक मान लो थोड़ा कम है, और इसका अपवर्तनांक अंदर वाले का ज़्यादा होता है। हल्का सा बदलाव करते हैं, अंदर वाले को सघन माध्यम बनाते हैं, इसको विरल माध्यम। तो सवाल में पूछा है इसकी कार्यविधि के बारे में बताओ। तो ये जिस सिद्धांत पे काम करता है, इस सिद्धांत का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप जवाब दोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मान लो इसमें हमने लाइट को प्रवेश कराया, और ये ध्यान रखते हैं कि लाइट के एंगल को आपको मतलब फिक्स करना रहता है। ये नहीं कि किसी भी एंगल से इस पर भेज देंगे तो ये रिजल्ट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जब लाइट इस पर हम भेजेंगे, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना आपतन कोण। तो ये वाला जो क्रांतिक कोण है, ये वाला कोण, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा था कि क्रांतिक कोण बनता है तो R का मान 90 हो जाता है। थोड़ा पीछे खींच के दिखाते हैं आपको।
यहाँ पे एक ऐसा आपतन कोण आता है जिससे 90 हो जाता है। अगर इससे और थोड़ा कोण बढ़ा देंगे तो ये प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। और चूंकि ये देखो ये सघन है वो विरल है, यहाँ भी वही कहानी थी जब लाइट सघन से विरल में घुसती है तो जब हम इसका मान c से बड़ा कर देंगे, यानी जब I ग्रेटर देन c हो जाए, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ जाएगा, तो लाइट उस माध्यम में ना जाके इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। मतलब मान लेते हैं कि लाइट फिर से ऐसे हो गई वापस। अब इसमें परावर्तन का नियम लागू हो गया। फिर यहाँ पे एक आपतन कोण बनेगा, तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ आ जाएगा, जो एंगल ये है वही एंगल ये हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि परावर्तन का नियम है। फिर ये अभिलंब और ये अभिलंब हुए तो ये दोनों एकांतर कोण ये बराबर, तो फिर से अब लाइट इसी में भागती रहती है, जो प्रकाश की किरण है वो इसी में भागती रहती है इस प्रकार से। और इस हिसाब से प्रकाशिक तंतु आपका कार्य करता है। सिद्धांत क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काम करने का तरीका क्या है, जब प्रकाश की किरण को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं तो हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा रखते हैं, जिससे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आंतरिक रूप से परावर्तित होती हुई ये उसके अंदर से बाहर निकलती है। इसका जो मेन मकसद होता है इस उपकरण का वो यही होता है कि हमें इसमें तीव्रता परिवर्तित नहीं करनी पड़ती, यानी जिस तीव्रता की प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसी तीव्रता की प्रकाश की किरण इससे बाहर होती है। तो ये हो गया इसके काम करने का तरीका, जिस सिद्धांत पे काम करती है। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं इसमें, नेटवर्क सिस्टम में सिग्नल को भेजने में और विकिरण को मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, चिकित्सा में यानी इलाज के समय जब सर्जरी वगैरह करने के लिए हमें रिपोर्ट निकालना होता है तब हमें इसकी ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुआ इसका कार्यविधि, इसका स्ट्रक्चर, और ये ऊपर है उसमें क्रांतिक कोण के बारे में जो हमने बताया। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमसे ज़रूर बताएंगे, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में इस पूरे मतलब टॉपिक के लिए पूरा का पूरा एक आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है चौथे का दूसरा खंड। एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻9 जूल है। यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए कि कितनी बनेगी। उसके बारे में यहाँ आपको बताना है। तो आइए इसको साइड करते हैं और जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। इसमें ये है चौथे का दूसरा खंड, दिया है इसमें धातु का कार्यफलन, धातु का कार्य फलन इन्होंने दिया। इसको W और फाई दोनों से लिखते हैं, तो हम यहाँ चलो W से लिख देते हैं। दिया हुआ है 2.5 × 10⁻14 14 नहीं है सॉरी 9 ऋण 9 जूल इन्होंने दिया है कार्यफलन। और इस पे जो प्रकाश की किरण आ रही है उसकी आवृत्ति इन्होंने दे के रखी है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति जिसे न्यू से दिखाया जाता है, इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ से निकालेंगे ऊर्जा। आपतित प्रकाश की ऊर्जा इसको लिखते हैं ई से, और सूत्र होता है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो जब लैम्डा दिया होता है तो एच सी बाई लैम्डा लगाते हैं, यहाँ न्यू दिया तो न्यू के हिसाब से। इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 की घात, ये एच का मान होता है, और न्यू की वैल्यू है 6 × 10⁻14। तो गुणा करेंगे 36 और 3 39 39.6, और 34 में से 14 घटेगा तो आएगा ऋण 20। ये हो गया इतना जूल। तो सेम यूनिट है ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ भी जूल यहाँ भी, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही इनको बदल भी सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको ऐसे ही रहने देते हैं। और अब निकालेंगे हम इसमें, क्योंकि निकालना है संस्तब्ध विभव तो उसके लिए निकालना पड़ेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सूत्र होता है E =
ई के प्लस डब्लू, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से ई के की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी ई माइनस डब्लू। ई की वैल्यू है 39.6 × 10⁻20 और माइनस डब्लू की वैल्यू है 2.5 × 10⁻9। अब यहाँ पे आप देखिए जो ई की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू काफ़ी कम है और डब्लू की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी और हमें निकालना था ई के। तो यहाँ पे ये बहुत छोटा है, आप देख सकते हो 20 और 9 में काफ़ी अंतर है। यहाँ पे ई की वैल्यू बहुत कम है डब्लू से, और जब ऐसा हो कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से कम हो जाए तो उत्सर्जन ही नहीं होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फोटॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जब फोटॉन का उत्सर्जन नहीं होगा तो संस्तब्ध विभव कितना हो जाएगा, अनंत। संस्तब्ध विभव इसको दिखाते हैं V0 से और इसकी वैल्यू बनेगी अनंत। उत्सर्जन ही नहीं हुआ तो रोकेंगे किसको, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है चौथे का तीसरा खंड। बायो सावर्ट नियम की व्याख्या कीजिए और बायो सावर्ट समीकरण की सहायता से μ0 का मात्रक भी बताओ। क्या है बायो सावर्ट का नियम, थोड़ा ऊपर खींचते हैं इसको। चौथे का तीसरा, इसमें बायो सावर्ट का नियम बताना है। तो वो नियम क्या है कि मान लो एक एलिमेंटल वायर की लेंथ है जिसमें कोई करंट बह रही है आई, इससे किसी भी डिस्टेंस पर रैंडम डिस्टेंस ले लो, मान लो आर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि हमने वायर लिया है एलिमेंटल जिसकी लेंथ है dl। तो मान लेते हैं एक dl लेंथ का एक वायर है जिसमें आई धारा बह रही है और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट आर है, चाहे तो आप यहाँ आर वेक्टर के रूप में दिखा सकते हो, और वहाँ पे हमें पॉइंट पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो ये होता है कि करंट कितना भेज रहे उसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो लेंथ है वायर की उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, और जो यहाँ पे डिस्टेंस हमने लिया है उसके होता है व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के। यही है बायो सावर्ट का नियम। इन सबको आपस में कंबाइन कर देंगे तो रिजल्ट बनेगा I/dl/r²। और साथ में यहाँ पे एंगल भी आता है, अगर आप इसको वेक्टर में देखोगे तो अलग इसका हिसाब किताब है, और यहाँ पे एक एंगल भी है, तो चाहे तो उसको भी इसमें शामिल कर दो कि इस एंगल के साइन थीटा के समानुपाती होता, तो उसको भी इसी में कर देते हैं इंक्लूड। यही है बायो सावर्ट का नियम। इस समानुपात के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं μ0/4π, और ये हो जाएगा I/dl या I/dl साइन थीटा, सभी को ऊपर लिख लो और नीचे लिख देंगे r²। तो यही है बायो सावर्ट का नियम। अब इसमें कहा है कि इसकी सहायता से μ0 का मात्रक निकालो। तो सबसे पहले μ0 की वैल्यू निकालने के लिए बाकी चीज़ों का इधर से 4π का गुणा r का भी गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4πr² से गुणा हो जाएगा और बाकी चीज़ों से डिवाइड हो जाएगा। बाकी चीज़ें कौन कौन है, I/dl और साइन थीटा ये है, और इंटू हो जाएगा dB। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा μ0 का मात्रक बराबर 4π, ये तो एक अंक है, इसका कोई मात्रक होना नहीं, ये r मीटर होता है, मात्रक दूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर²। ये करंट है तो इसके लिए a लिखेंगे, dl ये दूरी है तो इसके लिए हम लिखेंगे m, और साइन थीटा इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। और बचा ये dB, चाहे तो यहाँ पे आप टेस्ला लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ला। टेस्ला ही लिख देते हैं, वेबर भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं। केवल टी लिखेंगे तो इसका मतलब कहीं टाइम ना बन जाए, तो यहाँ पे मीटर से मीटर कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक बनेगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। और भी मात्रक बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है,
तो ये इस हिसाब से आपको म्यू नॉट का मात्रक मिल जाएगा। अगला प्रश्न चौथे का तीसरा खंड, 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा, ये बताना है। एक समबाहु प्रिज्म है, समबाहु प्रिज्म मतलब उसके सभी कोण 60 अंश के हैं। ये है चौथे का चौथा खंड। तो यहाँ पे मान लेते हैं 60 अंश और ये है प्रिज्म कोण ए, और इसका अपवर्तनांक इन्होंने दे दिया है 1.732। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अल्पतम विचलन कोण का मान बताना है और इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान भी बताना है। तो जब विचलन अल्पतम हो रही है तो सबसे पहले तो हम यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र लिख देते हैं कि प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, वैसे तो यहाँ डेल्टा लिखना है, अपान साइन ए बाई 2, ये सूत्र होता है अपवर्तनांक का। तो यहाँ पे अपवर्तनांक की वैल्यू दी है 1.732, उसको रख दो। साइन ए का मान 60 अंश रखेंगे और डेल्टा एम के बारे में जानकारी नहीं, अल्पतम विचलन है वो, बाई 2 और नीचे साइन ए बाई 2, यानी 60/2। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है करड़ी में 3 की, चाहे तो आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। और 60/2 यानी 30 अंश, 30 अंश का मान 1/2 इस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये साइन 60 अंश धन डेल्टा एम बटे 2 और नीचे हो गया 1/2। तो इस 1/2 का इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, तो बनेगा करड़ी में 3/2 बराबर साइन 60 अंश और डेल्टा एम बाई 2, ये बनेगा। अब ये साइन में कितने की वैल्यू, चूँकि इधर साइन में है तो हम इधर साइन में लिखेंगे। अगर हमें इसकी वैल्यू ना पता होती तो हम इधर साइन इनवर्स लगा देते। तो हमें पता है ये साइन में 60 अंश की वैल्यू है, तो इधर लिख देंगे साइन 60 अंश बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन से साइन को हटाएंगे यानी तुलना करेंगे, काटना नहीं है, तो इधर आएगा 60 अंश, इधर हो गया 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, 2 से गुणा करेंगे 120, फिर उसमें से 60 घट जाएगा तो डेल्टा एम की वैल्यू बनेगी 60 अंश। एक तो ये उत्तर हो गया, अल्पतम विचलन कोण का मान 60 अंश। फिर इसमें कहा है आपतन कोण बताओ, तो आपको पता अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर, तो आई की वैल्यू यही है। आपतन कोण जो होता है वो होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, रख दो सबको। ए का मान 60 अंश, डेल्टा एम अभी निकाल लिए 60 अंश और बटे में 2, 60 60 120 का आधा 60, यानी आई की वैल्यू भी 60 अंश है और आपतन कोण का मान भी 60 अंश है। ये हुआ प्रश्न नंबर 4 के चौथे खंड का जवाब। अगला प्रश्न चौथे का 5वां खंड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के अंतर्गत एल लंबाई की धात्विक छड़ को अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक बताओ, इसके बारे में बताना है। चौथे का 5वां खंड, कितना होगा, कैसे डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनवर्ड को ऐसे दिखाते हैं हम, यहाँ पे इनवर्ड बना लेते हैं और इसमें एक छड़ रखा है कोई, हम एक छड़ ले रहे हैं, इसकी लेंथ एल है और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। तो इसमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू बतानी। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे। किसी आवेश को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं तो उसके वजह से कितना विद्युत बल बनता है, बस वो एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है उसके आधार पर कितना, मतलब यहाँ पे ये विद्युत वाहक बल बनेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस छड़ की एक छोटी सी लंबाई ले लेते हैं। मान लो ये छड़ की एक छोटी सी लेंथ है, इस लेंथ को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे
डी एक्स, एक छोटी सी लेंथ है और ये लेंथ यहाँ से यक्स दूरी पर है, सेंटर से यक्स दूरी पर यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ है डी एक्स, और इस पे मान लेते हैं कोई चार्ज क्यू है। उस चार्ज को हमने ऐसे चलाया, क्योंकि जब ये चलेगा ऐसे घूमेगा तो जो चार्ज होंगे वो ऐसे एक रेखीय पथ बनाएंगे, और रेखीय पथ की दिशा क्या होती है, हमेशा वृत्त पर स्पर्श बनाते हैं, तो वो हर बार यहाँ पे त्रिज्या से लंबवत ही होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक आवेश लिया, यहाँ पे एक हम आवेश ले लेते हैं और उसके बारे में बताएंगे। मान लेते हैं कि उसकी स्पीड है v, यहाँ वाले की अलग अलग जगह की अलग अलग रेखीय स्पीड होगी, लेकिन ओमेगा सबका एक जैसा रहे। तो हम मान लेते हैं, माना एक चुंबकीय क्षेत्र B तल के लंबवत भीतर की ओर है, ये हमने मान लिया। और चालक छड़ जो हमने लिया है उसकी लंबाई है L, और एक सिरे से x दूरी पर dx, एक हमने लेंथ लिया, इसमें से लंबाई पर आवेश मान लेते हैं कि q है, आवेश q, और वेग मान लेते हैं v यहाँ पे, और ये जो वेग है ये आवेश का है, या यहाँ पे dx लेंथ की छड़ का है। तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें निकालना। प्रेरित विद्युत वाहक बल हम छोटा मोटा निकाल पाएंगे क्योंकि हमने पूरा छड़ नहीं लिया, तो आएगा DE। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आवेश के कारण होता है वो क्या होता है, वो होता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल एक छोटे से आवेश के कारण। मतलब जब एक छोटा सा आवेश चलता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर इतना मतलब विद्युत वाहक बल उसके चलने की वजह से उत्पन्न होता है। अब इसमें सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू रखनी और वेक्टर पर भी ध्यान देना। V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा निकालनी। देखो V वेक्टर ऊपर और B अंदर है, तो उसकी दिशा इस साइड बनेगी। V ऊपर है B अंदर है, तो दिशा सामने की तरफ या तो इधर जाएगी। तो यहाँ तो हमने चूंकि ऊपर बनाया है तो दिशा अंदर की तरफ आएगी, यानी इस साइड में आएगा डायरेक्शन V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का। तो दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है, क्योंकि V ऊपर B अंदर, तो बीच में 90, और जब क्रॉस हटता है वेक्टर में तो साइन आता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हो जाएगा VB इंटू L, मतलब इस छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी है, वो है dx, उस छोटे से भाग की लेंथ dx है। अब यहाँ पे हम v का मान रखेंगे कि यहाँ पे छड़ का वेग कितना होगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा। तो यहाँ पे एक सूत्र लगाते हैं, v बराबर होता है r ओमेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे x ओमेगा, क्योंकि इस पार्ट की जो त्रिज्या है वो x है। तो यहाँ से v की वैल्यू हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे x ओमेगा b और dx, ये हो जाएगा de का मान। तो कंप्लीट e निकालेंगे तो इस तरफ करना पड़ेगा समाकलन x ओमेगा b और dx का। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ से लगाएंगे, 0 से लेके L तक। मतलब dx अगर यहाँ होता, यहाँ से लेके वहाँ तक होता, तो समझ लो पूरा छड़ घूम रहा है। तो 0 से L लेंथ लेंगे। इसमें कांस्टेंट है W और B, उसको कर दिया बाहर। अंदर बचेगा x dx, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ये हो जाएगा ओमेगा b, और x dx का जो समाकलन होगा, यहाँ भी लिमिट लिखना पड़ेगा 0 to 1, ये ओमेगा b, और x dx का समाकलन होगा x स्क्वायर अपान 2, नीचे 0 ऊपर l। एक बार x की जगह पे l, एक बार x की जगह पर 0। तो जब ऐसा आप करोगे तो क्या मिलेगा जवाब में, जवाब में मिलेगा ओमेगा b l स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 स्क्वायर अपान 2। तो 0 वाले का तो कोई काम नहीं है, यानी उत्तर आएगा हाफ ओमेगा b l स्क्वायर।
ये हो जाएगा जब एक चालक छड़ को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, उसके तल में ही घुमाना है, तब इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का जवाब। और अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखना है पूरा, उसके सवालों को कैसे लगाना है, उसके जो थ्योरम होते हैं उनको कैसे प्रूव करना है, A to Z जानकारी अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो आप आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वहाँ से आप इसको पूरा सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।